क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? न्यूटन का गति नियम, वही पढ़ना था ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्णन किया था, एक्सप्लेन किया था या पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था? जड़त्व का नियम, गैलीलियो का प्रयोग और जड़त्व का नियम। जड़त्व के कितने नियम पढ़े थे? 3। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा दिशा का जड़त्व। तीनों जड़त्व के बारे में पढ़ लिया गया था। उसके बाद ये बताया गया था कि गैलीलियो महोदय गति के संबंध में जो प्रयोग कर रहे थे वह प्रयोग के दौरान ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद न्यूटन बाबा का जन्म हुआ। क्लियर है ना? यानी इधर श्राद्ध कर्म मना तो इधर छठियार मना, उसी साल उसी वर्ष। तो न्यूटन बाबा ने उनके प्रयोगों को आगे बढ़ाया और न्यूटन ने गति से संबंधित कितने नियम दिए? 3 नियम अपने पुस्तक में। उनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1668 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी भाई? 1686 ईस्वी में। 68 कह रहे हैं। कब प्रकाशित हुई थी उनकी पुस्तक? 1686 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में। 68 कह रहे हैं, आई एम सॉरी। 1686 यानी देखेंगे कि जब उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई तो पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया में उन्होंने गति से संबंधित कितने नियम दिए थे? 3 नियम। कितने नियम? 3 नियम। पहला नियम क्या था? बताओ जल्दी से। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम और न्यूटन के गति का पिछले क्लास में इसको लिख चुके थे। अगर नहीं लिखे थे तो थोड़ा सा हम साइड हो जा रहे हैं, आप लिख लें। चलिए फटाक से हो गया। आगे बढ़ा जाए। चलो अब देखो तो बाबू, आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है? और अपने विचार, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार को कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर जी ये प्रॉब्लम्स है, सर जी ये बातें हमें समझ में नहीं आई, सर जी ऐसा है, सर जी वैसा है, सर जी कैसा है, ये भी पूछ लिया कीजिए। सर जी कैसा है? तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। क्लियर? बहुत मेहनत लगता है। आपसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाक से। मेरे बब्बुआ, मेरे भैया, मेरे राजा, देखोगे आगे बढ़ने पर क्या मिलता है? न्यूटन का प्रथम गति नियम। देखिए मेरे भाई, न्यूटन का प्रथम गति नियम, प्रथम गति नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम। क्लियर है ना? फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलोगे बाबू, देखोगे इंग्लिश में क्या लिख लेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है ना? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के प्रथम गति का नियम। देखो यार, पहले समझ लो, ठीक है? पहले समझ लो, न्यूटन के फर्स्ट गति का जो नियम है तो उसमें देखोगे कि उन्होंने बताया कि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था या विराम की अवस्था में तब तक बने रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। बात समझो फिर एक बार कि कोई भी वस्तु अपने विराम की अवस्था या किसी सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है। यानी तब तक आराम से सोए रहना चाहती है या दौड़ रही है तो दौड़ते रहना चाहती है, तब तक रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। क्लियर है ना? यानी एक समान गति की अवस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य न करे, या विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल
कार्य न करे, इसे न्यूटन का प्रथम गति नियम कहा जाता है। क्लियर है ना। एनी ऑब्जेक्ट रीमेंस टेंस टू इन रेस्ट ऑफ, यानी इन पोजीशन ऑफ रेस्ट, और दूसरा इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी उस पर कोई बाह्य बल जब तक न लगाया जाए तब तक वह एक समान गति की अवस्था में रहना चाहती है। क्लियर है ना। एनी प्रॉब्लम। तो इसको लिख लें फटक से। चलो देखो तो मेरे भाई, यानी लिखेंगे सबसे पहले कि कोई वस्तु अपनी विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। बाह्य बल कार्य न करे जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। क्लियर है ना। ये बात समझ में आया। इंग्लिश में क्या लिख लेंगे हम लोग, कोई वस्तु यानी एनी ऑब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे एवरी बॉडी कंटिन्यूज, एवरी बॉडी कंटिन्यूज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled by an external force, यानी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तब तक वह एक समान गति की अवस्था में या विराम की अवस्था में बने रहना चाहती है। अच्छा, इससे क्या पता चलता? अभी जड़त्व का नियम पढ़ गए थे ना। जड़त्व पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जड़त्व भी तो यही कह रहा था ना कि वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाओ तो वह एक समान गति की अवस्था में या एक समान विराम की अवस्था में या एक समान दिशा की अवस्था में बने रहना चाहती है। जड़त्व भी यही कहा। तो इससे एक बात पता चला कि न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? जड़त्व की परिभाषा देता है। तो यानी अब देखोगे भाई, एक बात पता चल गया। क्या पता चला नोट में? कि न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम किसकी परिभाषा देता बाबू? जड़त्व की परिभाषा देता है। जड़त्व की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? जड़त्व की परिभाषा देता है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन gives the definition of inertia, यानी इनर्सिया की परिभाषा दे दिया। पहला चीज हो गया न्यूटन का प्रथम गति नियम। अब देखोगे न्यूटन के प्रथम गति नियम से पहला हो गया जड़त्व की परिभाषा। दूसरा बल की भी परिभाषा दी जाती है। बल की भी परिभाषा दी जाती है। किसकी परिभाषा दी जाती है? बल की परिभाषा दी जाती है। तो दूसरा नोट कहता है कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम, प्रथम गति नियम, यानी न्यूटन के प्रथम गति नियम से, न्यूटन के प्रथम गति नियम से, कौन सी गति नियम से भाई? प्रथम गति नियम से किसकी परिभाषा दी जाती है?
बल की परिभाषा दी जाती है, बल की परिभाषा दी जाती है, यानी बल की परिभाषा दी जाती है। यानी सबसे पहले किया, फिर वही बात कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ। अब बल क्या है, तो किसी वस्तु पर लग कर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। तो स्थिति इसकी क्या है, विराम की अवस्था है, तो उसको गति में ला दो, गति की अवस्था है, रोक दो, गति की अवस्था है, रोक दो। बल भी यही कहता है ना कि विराम की अवस्था है तो उसको दिशा बदल दो, उसको गति में ला दो, या गति की अवस्था में है तो उसको पॉज कर दो, रोक दो, चलने न दो, चलने न दो। और ये भी क्या कहता है भाई कि अगर वस्तु विराम की अवस्था में है तो बल लगाओ, फोर्स अप्लाइड करो, और वस्तु को क्या करो, रेस्ट के पोजीशन से मोशन में लाओ, और मोशन में है तो रेस्ट में लाओ या उसका डायरेक्शन चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यानी ये भी यही है भाई कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इतनी बात समझ में आई। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे भाई। अगला पॉइंट तो सबसे पहले कहता है कि जड़त्व, सबसे पहले देखना मेरे भाई। अब कहता है कि जड़त्व एवं द्रव्यमान। बिल्कुल एक नोट याद रखना, एक नोट याद रखना भाई। क्या नोट याद रखना कि अगर हम रिलेशन देखें किसके बीच देखें बाबू, तो इनर्शिया एंड मास, इनर्शिया एंड मास। यानी कहने का अर्थ है इनर्शिया को क्या कहते हैं भाई, जड़त्व, और मास को क्या कहते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान के बीच संबंध, के बीच संबंध। अब इनके बीच आपको संबंध देखना, इनके बीच संबंध देखना है। तो देखना बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। यानी आपको संबंध किनके बीच देखना है, मास एवं जड़त्व, द्रव्यमान एवं जड़त्व। तो कहता है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व उतना अधिक होता है। तो अगर वस्तु के द्रव्यमान को m माना जाए और जड़त्व को कुछ भी मान लो, जड़त्व को कुछ भी मानो, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। अर्थात प्रोपोर्शनल होंगे तो कैसे बनेंगे देखना मेरे भाई, कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले कहता है इस नियम के अनुसार कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान प्रोपोर्शनल टू होता है जड़त्व के, जड़त्व। क्लियर है ना। यानी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी इसको लिख सकते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, पहली बात समझ में आया, द्रव्यमान प्रोपोर्शनल टू जड़त्व। यानी वस्तु का द्रव्यमान समानुपाती होगा वस्तु के जड़त्व के, वस्तु के जड़त्व के। तो इतना इधर देखोगे, वही कहानी हम करें कि जो मास है, यानी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अर्थात एक बात निकल कर आई। क्या बात निकल कर आई मेरे बाबू, ज़रा ध्यान देना। सबसे पहले कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, ध्यान से देखना, जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा, उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान बढ़ेगा, जड़त्व बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। यानी मास जितना होगा, यानी एन ऑब्जेक्ट हैविंग मोर मास देन इट्स हैव मोर इनर्शिया, यानी मास बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। द्रव्यमान का मतलब वजन बढ़ेगा, वजन
बढ़ेगा। सपोज डैट मान लो हम हैं और आप हो, तो आप 1.25 क्विंटल के हो और हम 80 kg के हैं, तो जड़त्व किसका अधिक होगा? आपका। आप 1.25 क्विंटल के हो, उल्टा कह रहे हैं अच्छा उल्टा कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। हमको अब कुछ कहिएगा यानी मौसा जी को कहिएगा ये अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। तो अब देखो, यानी जड़त्व जित का मतलब कि द्रव्यमान बढ़ा तो जड़त्व बढ़ जाएगा। जैसे मेरे पास एक पेन है, ठीक है, और मेरे पास एक फ़ोन है, पेन है और एक फ़ोन है, तो पेन का द्रव्यमान फ़ोन की अपेक्षा कम है ना, तो पेन का जड़त्व कम होगा, फ़ोन का जड़त्व ज़्यादा होगा ना, फ़ोन का जड़त्व ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? यानी जिसका द्रव्यमान बढ़ेगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलो तो आगे बढ़ा जाए। अब तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। चलो भैया जल्दी कर लो। जल्दी करो भाई। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। अब एक क्वेश्चन द्वारा इसको समझ लेते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलो हो गया बाबू लोग, आगे बढ़ा जाए। पक्का? अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, 1-2 क्वेश्चन देख के समझा जाए कि जड़त्व क्या है और किस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा, किस वस्तु का जड़त्व कम होगा। क्वेश्चन के द्वारा समझा जा। तो हमने बताया कि जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व अधिक, जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व अधिक, मास अधिक होगा तो इनर्शिया भी अधिक होगी। क्लियर है ना? नहीं समझे? समझ गए? चलो क्वेश्चन देखोगे मेरे बाबू, तो कहता है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला क्वेश्चन, एक रबड़ की गेंद और उसी आकार का एक पत्थर। रबड़ की गेंद लो और उसी आकार के एक पत्थर को लो। चलो, रबड़ का गेंद ज़्यादा वजन, रबड़ की गेंद में ज़्यादा वजन होगा कि पत्थर में? किस में अधिक होगा वजन? पत्थर में होगा। तो आंसर में सबसे पहले जड़त्व किसका अधिक होगा? पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। किसका जड़त्व अधिक होगा? ए नंबर में क्या लिखोगे? पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। पहली बात समझ गए? अच्छा, बी नंबर में किसका जड़त्व अधिक होगा? एक मोटरसाइकिल और में एक मोटरसाइकिल। अच्छा, साइकिल ज़्यादा वजन में होती है कि मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल का वज़न ज़्यादा होता है। साइकिल का वज़न तो इतना होता है कि आप उठा लेते हो, लेकिन मोटरसाइकिल उठेगी? नहीं उठ पाती है, नहीं उठ पाती है। तो यानी किसका जड़त्व अधिक होगा भाई? मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल। क्लियर? हाँ, इसमें से मोटर हटा दो तो क्या बन जाएगी? साइकिल। अच्छा, मोटर हटाओगे तो पैडल लगाओगे तो ना मोटरसाइकिल बनेगी। मोटरसाइकिल का जड़त्व अधिक होगा। मोटरसाइकिल का जड़त्व अधिक होगा। ये बात हो गई बाबू। अगला पॉइंट देखोगे, सी नंबर, 5 रुपये का सिक्का ज़्यादा वजन रखेगा कि 1 रुपये का सिक्का? यानी 5 रुपये के सिक्के का वज़न अधिक होता है, 1 रुपये के सिक्के का वज़न कम होता है। तो 5 रुपये के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा। क्लियर है? तो 5 रुपये के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा। जड़त्व अधिक होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे भाई? न्यूटन का द्वितीय गति नियम। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। अब देखो, न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है? पहले नियम से क्या मिला? बल की परिभाषा मिली, बल की। लेकिन द्वितीय गति नियम से बल की माप मिलती है। बल की यानी बल का मान, बल का
जैसे पहला कहा, पहला नियम में हमने देखा कि किसी वस्तु पर बल लग रहा है, किसी वस्तु पर बल लग रहा है। तो दूसरा नियम बताएगा कि कितना लग रहा है, कितना लग रहा है। क्लियर है ना? लगा दो बल, डिस्टर्ब अगर हो रहा है तो दिखा दो कि आई हैव मोर मास, सो आई हैव मोर इनर्शिया एंड आई अप्लाइड फोर्स ऑन यू। अब देखो, तो पहले नियम से बल की परिभाषा मिली और दूसरे नियम से बल की माप, यानी कितना बल किसी वस्तु पर अप्लाइड किया जा रहा है। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आगे बढ़ दें चलो। तो अब क्या हेडिंग डालोगे? न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलो लिखोगे बाबू, न्यूटन यानी न्यूटन के द्वितीय गति नियम। दूसरा न्यूटन के द्वितीय गति का नियम, गति का नियम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वितीय गति नियम का, गति का नियम। अब देखो भाई, सबसे पहले तीर का चिन्ह दे के लिखेंगे न्यूटन के द्वितीय सेकेंड गति नियम से, सेकेंड गति नियम से बल की माप, बल की माप, माप का मतलब मान, यानी कितना बल अप्लाई किया जा रहा है, मान प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। क्लियर है ना? यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन gives the measure of force या measurement of force, मेजरमेंट ऑब्लिक, इसी को क्या कहेंगे? मेजरमेंट को कुछ और कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं? वैल्यू कह सकते हैं ना, वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्लियर है ना? यानी सेकेंड लॉ क्या देता है भाई? यानी उस वैल्यू का मान देता है जो बल को लगाया जाता है, जिस बल को लगाया जाता है उसका मान देता है। क्लियर है? अब देखो, कभी कभी आप देखे होंगे कि जब भी किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, वस्तु के और वेग में परिवर्तन होने से उसके त्वरण में परिवर्तन हो जाता है, त्वरण में, यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन से उसके त्वरण में परिवर्तन होता है। यानी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा कि नहीं होगा? यानी वेलोसिटी बार बार बदलेगी तो एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले आप पढ़कर आए हो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को अब वेग कब बदलेगा? जब वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनता है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन से उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान, उत्पन्न त्वरण का मान वस्तु पर आरोपित बल के का समानुपाती तथा उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह न्यूटन का द्वितीय गति नियम है, न्यूटन का द्वितीय गति नियम है। तो पहले इसको लिख लें फटाक से, तब और समझते हैं। चलोगे भाई, स्टेटमेंट क्या है इनका? इनका स्टेटमेंट देखोगे, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्या कहते हैं भाई? कथन। कथन में किसे का? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ऊपर दिख रहा है ना कैमरा में कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो देखोगे भाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। चलो लिखोगे कि किसी असंतुलित बल द्वारा, किसी असंतुलित बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न त्वरण, वस्तु में उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण, वस्तु में उत्पन्न
त्वरण, उस वस्तु पर आरोपित बल, उत्पन्न त्वरण, उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा उस वस्तु बार बार वस्तु गलती लिखे हैं हम, ठीक है, यहाँ भी वस्तु लिख दिए हैं, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ भी वस्तु लिख दिए, चलोगे वस्तु होना चाहिए, वस्तु, उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इंग्लिश में क्या लिखेंगे भाई कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, क्लियर है, इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force on the body and inversely proportional to the mass of that body, यानी देखोगे भाई that body, इसका मतलब क्या मिला, यानी सबसे पहले देख लो कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न करो, बल लगाकर वस्तु में त्वरण उत्पन्न करो। त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन जनरेट होना चाहिए। एक्सेलरेशन कब जनरेट होता है, जब उसमें उसके वेलोसिटी में परिवर्तन होता है तब होता है एक्सेलरेशन जनरेट, यही ना। त्वरण कब जनरेट होगा, जब वेग में परिवर्तन होगा, क्लियर। तो जैसे वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण जनरेट होता है, एक्सेलरेशन जनरेट होता है, तो उस एक्सेलरेशन का मान लगे बल के समानुपाती, पहला चीज़, और उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्लियर है ना। तो माना कि सबसे पहले कि वस्तु का त्वरण क्या है, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा हैशटैग लगा के, त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं, क्लियर है ना। इसको ए मान लिया, क्या माना भाई, ए माना, त्वरण को क्या माना, ए माना, त्वरण को क्या मान लिया, ए मान लिया, क्लियर है। द्रव्यमान को क्या माना, द्रव्यमान यानी मास को क्या माना, यम मान लिया, और बल को क्या माना, बल यानी फोर्स को क्या माना, एफ मान लिया। तो जो यह त्वरण है इसके समानुपाती है और इसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी त्वरण ए बल के समानुपाती, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब जरा सोचोगे मेरे बाबू कि पहला चीज़ निकल कर क्या आ रहा है, सबसे पहले इधर देख लेना, भी लिख लेना भाई लोग, क्या निकल कर आ रहा है कि जो त्वरण का मान है, चलोगे परिभाषा से यानी परिभाषा जो लिखे हो उससे त्वरण का मान किसके है, बल के समानुपाती, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन बबुआ देखेंगे मेरे भाई लोग कि यही त्वरण किसके समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, 1/m के, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए तो ए, क्लियर है, प्रोपोर्शनल तो, और इधर गुणा करके लिखो F गुणे 1/m, या में इसी को लिख सकते हैं A प्रोपोर्शनल टू F/m। अब जरा सोचो कि मेरे बाबू इतना हो गया,
अब अगर हमको प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो कोई कांस्टेंट टर्म डालना पड़ेगा। क्या क्या डालना पड़ेगा? कांस्टेंट टर्म का मान आना चाहिए। क्लियर है? तो अब जरा सोचो कि थोड़ा सा मेरे भाई, मेरे बब्बू, मेरे दिल के राजा, देख भैया ए, आप हमने इक्वल डाला और कांस्टेंट टर्म क्या डाला? के, और एफ अपॉन क्या बना लिया? एम। जहाँ मेरे बाबू, जहाँ सबसे पहले के क्या है तो समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, नियतांक जिसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। अब के का मान क्या मान लेते हैं? 1। कहाँ से भैया? तो प्रयोग से, प्रयोग से मान लेते हैं। के का मान क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। कहाँ से? तो बाय द एक्सपेरिमेंट, बाय द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि के का वैल्यू कुछ होता नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो ए इक्वल टू क्या मिला? एफ अपॉन एम। या में हम लिख सकते हैं एम इधर आएगा तो एफ इक्वल टू एम ए मिल गया। क्या मिल गया? एम ए। और यही बल का मान है, यानी बल एफ को क्या कहा? अर्थात लिख सकता है ना, अर्थात एफ को क्या कहता है? बल। बल बराबर एम को द्रव्यमान, क्या लिखेगा? द्रव्यमान। आगुणे कौन सी? त्वरण। क्या लिखेगा भाई? त्वरण लिखेगा। यानी बल को क्या लिखोगे? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी फोर्स इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलो क्लियर है बाबू? तो पहले इसको नोट कर लो पीछे से, फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्लियर है? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से इसको नोट करो भाई। हो गया बाबू लोग? नोट कर लिए? चलिए अब इसके आगे वाला नोट कर लो भाई। वीडियो पॉज करके आगे वाला नोट करो। हो गया? चलो जल्दी करो, आगे बढ़ा जा। अरे स्क्रीनशॉट ले लेना यार, क्यों परेशान कर रहे हो हमें? आगे बढ़े? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो यानी एक चीज़ मिला कि एफ बराबर क्या मिल गया भाई? एम ए। एफ बराबर क्या मिल गया? एम ए मिल गया। मिल गया ना? तो एक चीज़ और देखना, अर्थात बल का मान क्या मिला? यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल। यानी एक बात मिला कि एफ बराबर तूने क्या करा भाई? एम ए कर लिया। क्या कर लिया? एम ए। तो लिखोगे अर्थात, क्या लिखोगे भाई? किसी वस्तु पर आरोपित बल, आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। इंग्लिश में क्या लिख लोगे भाई? डैट इज यानी फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी is equal to the product of प्रोडक्ट न लिखे भाई, PRODUCT। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी, मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। क्लियर है? अब सुनो भाई एक बात और, कि अगर थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा सा
कि नोट में, स्पेशल नोट में देखा जाए, SPL नोट में, तो देखोगे कि F बराबर पढ़े हो MA। क्या पढ़े हो? MA। लेट कर लें कि F बराबर यानी M बराबर 1 kg मान लें, 1 kg, और A बराबर मान लें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए F का मान क्या हो जाएगा? 1 kg गुणे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको करोगे बाबू, गुणा करोगे तो क्या मिलेगा भाई? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं भाई? न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। तो इतना के लिए n यूज करते हैं। n का मतलब क्या होता है? न्यूटन। क्लियर है ना? तो इसलिए F इक्वल टू 1 न्यूटन बना। F इक्वल टू 1 न्यूटन। F इक्वल टू 1 न्यूटन। अब प्रश्न उठता है कि 1 न्यूटन का परिभाषा क्या होगा? 1 न्यूटन का परिभाषा क्या होगा? तो इसको पहले नोट कर लो, हम बताते हैं 1 न्यूटन का डेफिनेशन। चलो भाई, हो गया। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। नोट कर लिए? चलिए, 1 न्यूटन का परिभाषा देख लो भाई। क्या देखोगे? 1 न्यूटन का परिभाषा। तो कहता है कि 1 kg 1 न्यूटन, 1 न्यूटन यानी 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। क्लियर है ना? 1 न्यूटन। देखोगे भाई, अब देखो भाई, कहता है कि 1 kg द्रव्यमान, 1 kg द्रव्यमान के वस्तु पर बल लगाकर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दिया जाए। क्या उत्पन्न कर दिया जाए? त्वरण उत्पन्न कर दिया जाए। उत्पन्न यानी 1 kg द्रव्यमान के वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दिया जाए। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दिया जाए। उत्पन्न कर दिया जाए तो बल का मान 1 न्यूटन काला होता है। 1 न्यूटन होता है। बल का मान क्या होता है? 1 न्यूटन होता है। बल का मान 1 न्यूटन होता है। क्लियर है ना? यानी 1 न्यूटन का बल क्या कहलाएगा? तो 1 kg का द्रव्यमान वाला वस्तु है, उस पर बल लगाओ तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर तो क्या कहलाएगा भाई? 1 न्यूटन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 न्यूटन। क्लियर है ना? अब चलो, अब थोड़ा सा देखना, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। नोट में लिखना है, बल का SI मात्रक, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है भाई? न्यूटन। यानी न्यूटन को किससे डिनोट करते हैं? N होता है। यानी SI यूनिट ऑफ 1 न्यूटन इक्वल टू, अभी पढ़ कर आए हो, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या और मैं इसको क्या लिखे? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया? अब देखो, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हो? 1 न्यूटन कहते हो। यानी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हो? 1 न्यूटन कहते हो। क्या कहते हो भाई? 1 न्यूटन कहते हो। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखोगे अब आगे। तो अब अगला पॉइंट हम लोगों को मिलेगा मेरे भाई लोग, मेरे बाबू लोग। ए बाबू, पीछे वाले लोग इतना क्यों हल्ला कर रहे हो? पीछे बैठ जाते हो, उसके बाद से इतना हल्ला हो गया। अब आगे देखो तो भाई, यानी बल का SI मात्रा क्या होता है? न्यूटन। अब कोई पूछे बल का CGS मात्रक क्या होगा? बल का CGS मात्रक क्या होगा भाई? डाइन होगा ना? मात्रक डाइन होता है, DYNE।
डाइन होता है। अच्छा, अब देखोगे 1 डाइन का मतलब क्या होगा। अभी हमने न्यूटन को लिखा तो 10⁵ न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर ऐसे लिखते हैं ना। देखो 1 न्यूटन बराबर क्या लिखते हैं, 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। इसको क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 10⁵ डाइन के लिए, केजी के लिए क्या लिखेंगे, ग्राम, मीटर के लिए क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, और सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड स्क्वायर। यानी 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं भाई, डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डाइन कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बाबू लोग कि नहीं आया, आ गया, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहोगे, डाइन। क्या कहोगे, अच्छा, डाइन क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डरने की जरूरत नहीं है, हो गया। चलो, इतना बात भैया न्यूटन के सेकंड नियम से रहा, न्यूटन के सेकंड नियम से रहा। क्लियर है। अब हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे भाई, संवेग। क्या पढ़ेंगे, संवेग, जिसको मोमेंटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोमेंटम, संवेग पढ़ेंगे। क्लियर है। उसके बाद न्यूटन के तृतीय गति नियम के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। चलो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा, ओ माय गॉड, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूपीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चलो, नोट कर लिए बाबू लोग।